जुलाई 1885 में ह्यूम इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन गए तथा राजनेताओं से बातचीत की। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन रखना तय हुआ। अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टावियन ह्यूम द्वारा उदारवादी बुद्धिजीवियों के सहयोग से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पूना में होना था। पूना में हैजा फैल जाने के कारण यह सम्मेलन बम्बई में हुआ। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में उमेश बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। इसमें 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इनमें बम्बई, मद्रास, बंगाल प्रेसिडेंसी, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रदेश और अवध आदि के प्रतिनिधि थे। इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन में सम्मिलन होने वाले प्रमुख नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ तेलंग, दिनेश वाचा आदि थे। प्रारंभ में कांग्रेस ने उदारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमित लक्ष्य रखे। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन्होंने वैधानिक आंदोलन का मार्ग अपनाया। इससे देश में विभिन्न भागों में राजनीतिक चेतना जागृत कर लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित एवं संगठित करने का कार्य किया। कांग्रेस के उद्देश्य। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष WC बनर्जी ने कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए। देश हित के लिए कार्य करने वाले विभिन्न भागों में भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्कता एवं मित्रता स्थापित करना, देश प्रेमियों के बीच जाति, धर्म व प्रांतीय विद्वेष को मिटाना था यहाँ से, और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित एवं दृढ़ करना था। महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्ग के मत को व्यक्त करना, उन नीतियों एवं उपायों को निर्धारित करना जो आगे वर्ष में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हो। कांग्रेस की प्रमुख मांगों में रॉयल कमीशन की नियुक्ति, विधायिका सभा एवं काउंसिल में अधिक संख्या में चुने हुए प्रतिनिधि लिए जाए, उत्तर पश्चिम प्रदेश व पंजाब में ऐसी काउंसिलें बनाई जाए, इन काउंसिलों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया जाए, सिविल सर्विस की परीक्षा ब्रिटेन में के साथ भारत में आयोजित की जाए, सेना के खर्च में कमी की जाए आदि थी। कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के समर्थन करने का अनुरोध देश के विभिन्न राजनीतिक संगठनों से किया गया। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 28 दिसंबर 1886 को कलकत्ता में करने का निश्चय किया गया। एओ कांग्रेस के महासचिव चुने गए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का समापन करते हुए एओ ने ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की प्रशंसा की। यदि ह्यूम ने शिक्षित भारतीयों को बढ़ते असंतोष को रोकने के लिए कांग्रेस का सुरक्षा वॉल्व के रूप में उपयोग करना चाहा, तो उदारवादी बुद्धिजीवी कांग्रेसी नेता ने अंग्रेजी प्रहार से बचने के लिए इसे त्वरित चालक लाइटिंग कंडक्टर के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस प्रतिवर्ष दिसंबर में देश के विभिन्न स्थानों पर अपने अधिवेशन करने लगी। कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। मद्रास में 1887 ईस्वी में हुई कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। ये कांग्रेस के यूरोपीय अध्यक्ष थे। सन 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष विलियम बेडन बने। 1885 ईस्वी में 1997 ईस्वी तक की कार्य प्रणाली उदारवादी युग। 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी तक कांग्रेस के 1885 से 1905 तक के युग को उदारवादी युग कहा जाता है। इस काल में उदारवादी भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण सुधारवादी रहा। इन्होंने संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। अपनी मांगों को इन्होंने प्रार्थनाओं, स्मृति पत्रों आदि के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया। उनका उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय जनता को राष्ट्रवादी राजनीति की धारा में लाना था। वे भारतीयों को राजनीतिक रूप से शिक्षित कर जनजागृति लाना चाहते थे। उनका मानना था कि भारत और ब्रिटेन दोनों स्थानों पर भारतीय जनता की मांगे न्याय संगत बताकर ब्रिटिश शासकों की सहानुभूति प्राप्त कर सके और उन्हें न्याय प्राप्त हो सकता है। इस संबंध में कांग्रेस ने अपने विभिन्न प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन भेजे हुए। इन प्रतिनिधिमंडलों ने ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश जनता को भारतीय मांगों से औचित्य के बारे में बताया था। इस काल में कांग्रेस ने सरकार के विरोधी बनने की नीति नहीं अपनाई। इस समय उदारवादी नेताओं का मानना था कि अंग्रेज सरकार से सीधा संघर्ष करना अभी व्यवहारिक नहीं है। कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनेश वाचा आदि थे। उदारवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के आर्थिक पहलू की कड़ी आलोचना की और भारतीय जनता में आर्थिक चेतना जागृत की। कृषि, व्यापार, उद्योग आदि के क्षेत्र में अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को उजागर किया। भारत के पिछड़ेपन, आर्थिक
पिछड़ेपन व गरीबी के कारण अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण करना बताया गया। उदारवादियों ने मांग की कि भारतीय राष्ट्रीय आर्थिक नीति इंग्लैंड में के हितों के आधार पर नहीं बननी चाहिए, बल्कि भारत के हितों के आधार पर बननी चाहिए। इन्होंने औपनिवेशिक साम्राज्यवादी आर्थिक नीति के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया था। भारत का आधुनिक ढंग से औद्योगिकीकरण, भारतीय उद्योगों का भू संरक्षण व भू राजस्व को कम करना, सिंचाई सुविधाओं का प्रसार करने आदि की मांग की। औद्योगिक प्रदर्शनियां लगाना कांग्रेस के कार्यक्रम का एक भाग बन गया। उदारवादियों ने प्रशासनिक सुधार से संबंधित कई मांगें रखी। इन मांगों में लोक सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति, लोक सेवाओं में भारतीयकरण करना, कार्यपालिका व न्यायपालिका के कार्यों का पृथक्करण, शस्त्र कानून को हटाना, सेना संबंधी खर्चों में कमी करना आदि प्रमुख थी। इस काल में उदारवादी संवैधानिक तरीके से विधायी परिषदों में सुधार की मांग उठाते रहे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 ईस्वी में अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र व प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। इस एक प्रकार से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। भारतीय 1892 के अधिनियम से संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने अधिक अधिकार दिए जाने की मांग उठाई। उदारवादी भाषण में स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। इस काल में कांग्रेस को अधिक सफलता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने भारतीय सामान्य राजनीति, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों के प्रति जागरूक किया, जनता को राजनीतिक कार्य के प्रशिक्षित किया, जनतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता व राष्ट्रवादी विचारों को जनता तक पहुंचाया। ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रतिनिधि 1886 ईस्वी में वायसराय डरपिन ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के लिए कलकत्ता में स्वागत समारोह किया। 1888 में कांग्रेस के स्वरूप बदलने से ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के प्रति शंकालु हो गई। डफरिन ने 1888 में कांग्रेस को भारतीय जनता के बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताया और वायसराय कर्जन कांग्रेस को समाप्त करना चाहता था। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ाकर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास एवं भारतीयों में बढ़ती एकता की भावना से ब्रिटिश सरकार चिंतित होने लगी और अंग्रेजों ने फूट डालो व राज करो की नीति का अनुसरण किया। सर सैयद अहमद खान व अन्य ब्रिटिश समर्थकों को कांग्रेस विरोधी आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया। हिंदुओं एवं मुस्लिमों के लिए फूट डालने का प्रयास किया। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा कर दिया। बंगाल विभाजन, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए 1905 ईस्वी में बंगाल में विभाजित कर दिया। इस समय बंगाल में वर्तमान के पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा व वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र में सम्मिलित थे। उनका क्षेत्रफल लगभग 1,89,000 वर्ग मील व जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बड़ा प्रांत बताते हुए प्रशासनिक सुविधा के लिए इसके 2 भाग किए जाने की आवश्यकता बताई। उस समय बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बन गया। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश में राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। साम्राज्यवादी लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजों की अपनी फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए हिंदू व मुस्लिमों के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। उसने मुस्लिम का बहुल पूर्व बंगाल को हिंदू बहुल शेष बंगाल को पृथक कर दिया। भारत सरकार ने गृह सचिव रिस्ले ने लिखा था कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाओं में अलग अलग होगी। सरकार ने अपनी बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की। 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना लागू कर दी गई। मुस्लिम बहुल ढाका, चटगांव व राजशाही डिवीजनों को बंगाल से पृथक किया गया। इसे असम के साथ मिलाकर नया प्रांत पूर्व बंगाल बनाया गया। इस प्रकार मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन किया गया। इसकी राजधानी ढाका रखी गई। शेष हिंदू बहुल हिस्सा बंगाल बना रहा एवं इसकी राजधानी कलकत्ता बनी रही।